नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूं सब अच्छे होंगे, मजे में होंगे। दोस्तों, पिछली कहानी में आप सब ने हमको बहुत प्यार दिया है, उसके लिए तहे दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आज की जो हमारी स्टोरी है वो बहुत ज्यादा डरावनी और श्रापित है। ये स्टोरी आपको बताएगी कि अपने प्यार पर आज बंद करके विश्वास कितना महंगा पड़ सकता है। क्या आपको लगता है कि आप सुरक्षित हैं अपने घर में, अपने ऑफिस के केबिन में, या अपने उस पार्टनर की बाहों में जिसे आप जान से ज्यादा चाहते हैं? तो दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपसे इतनी कहना चाहूंगा कि कहानी को लास्ट तक जरूर सुने, और जितने भी हमारे दोस्त कहानी सुनने आए हैं उनसे यही कहना चाहूंगा कि आप हमारे चैनल से जुड़ जाएं, ताकि आपको डेली की डेली एक रूह कपा देने वाली हॉरर की स्टोरी मिलती रहे। ये कहानी दिल्ली की उन ऊंची कांच की इमारतों के बीच दफन एक ऐसे राज की है जिसे सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। एक ऐसा राज जो हर दिन आपके बगल से गुजरता है, मुस्कुराता है और आपसे बात करता है, लेकिन आप नहीं जानते कि उस हसीन मुस्कुराहट के पीछे एक ऐसी प्यास छिपी है जो सदियों पुरानी है। अयांश एक सीधा साधा लड़का जो अपने सपनों को पूरा करने इस शहर में आया था, और माया एक ऐसी बला की खूबसूरत लड़की जिसकी तरफ देखने वाला हर शख्स अपना दिल हार बैठता था। जब ये दोनों मिले तो लगा कि कोई अधूरी हसरत पूरी हो गई हो। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि किसी की खूबसूरती इतनी बेमिसाल कैसे हो सकती है कि वक्त का पहिया उस पर आकर थम क्यों जाता है? उस ऑफिस की ठंडी हवाओं में एक अजीब सा डर तैरता रहता था। कुछ तो था जो गलत था, कुछ तो था जो हर रात जागता था जब पूरी दुनिया सो रही होती थी। अयांश उस अजबगजब आकर्षण के जादू में फंसता जा रहा था, अनजान इस बात से कि प्यार की ये डगर उसे किसी ऐसी जगह ले जा रही है जहां से कोई वापस नहीं लौटता। तैयार हो जाइए एक ऐसी अंधेरी गलियों की सैर के लिए जहां इश्क और मौत के बीच का फासला मिट जाता है, जहां हर आहट पर खतरा है और हर साए में एक शिकारी छिपा है। दिल थाम लीजिए, क्योंकि रात की रानी का बुलावा आ चुका है। शहर की भागदौड़ भरी जिंदगी में अयांश नाम का एक युवक रहता था। अयांश स्वभाव से बहुत ही सीधा, सरल और थोड़ा शर्मीला था। उसने हाल ही में दिल्ली की एक नामी सॉफ्टवेयर कंपनी टेक प्रिज्म सॉल्यूशंस में जूनियर डेवलपर के तौर पर ज्वाइन किया था। अयांश के लिए यह नौकरी उसके सपनों की उड़ान जैसी थी। वो हर रोज सुबह 9 बजे ऑफिस पहुंचता और रात के 8 से 9 बजे तक अपने कंप्यूटर स्क्रीन में डूबा रहता। ऑफिस की उस ऊंची कांच की इमारत में सब कुछ बहुत प्रोफेशनल था, लेकिन अयांश को हमेशा लगता था कि उस बिल्डिंग के 14वें फ्लोर पर, जहां उसका केबिन था, कुछ अजीब है। वहां की हवा हमेशा ठंडी रहती थी, इतनी ठंडी कि हीटर चलने के बाद भी हड्डियों में कंपी महसूस होती थी। एक सोमवार की शाम थी। ऑफिस के ज्यादातर लोग जा चुके थे। अयांश एक प्रेजेंटेशन पूरी करने के चक्कर में रुक गया था। अचानक उसे अपने पीछे किसी के चलने की आहट सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था, लेकिन जैसे ही वो फिर से स्क्रीन की तरफ मुड़ा, उसे कॉफी की एक हल्की सी खुशबू आई। लेकिन वो कॉफी की नहीं, बल्कि चमेली के फूलों और कुछ अजीब सी गंध का मिश्रण थी। इतनी देर तक काम करना सेहत के लिए अच्छा नहीं है। अयांश, एक सुरीली लेकिन बर्फीली आवाज उसके कानों में पड़ी। अयांश चौंक गया। उसके सामने एक लड़की खड़ी थी। उसने काले रंग का फॉर्मल सूट पहना था। उसके बाल कंधे तक खुले थे और उसकी त्वचा इतनी सफेद थी मानो संगमरमर। उसकी आंखें, वे असाधारण रूप से काली और चमकदार थी। जी, आप? मैंने आपको पहले यहां नहीं देखा, अयांश ने हकलाते हुए कहा। वो लड़की मुस्कुराई। उसकी मुस्कुराहट में एक अजीब सा आकर्षण था जो किसी को भी सम्मोहित कर दे। मेरा नाम माया है, मैं मार्केटिंग डिपार्टमेंट में हूं। पिछले हफ्ते ही आई हूं, शायद इसलिए हम नहीं मिले। माया अयांश के पास आकर खड़ी हो गई। अयांश को अचानक अपने सीने में एक अजीब सी धक धक महसूस हुई।
वह प्यार था या डर, उसे समझ नहीं आया। माया ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। जैसे ही अयांश ने उससे हाथ मिलाया, उसे ऐसा लगा जैसे उसने बर्फ के किसी टुकड़े को छू लिया हो। माया का हाथ एकदम ठंडा था, उसमें कोई गर्माहट नहीं थी। उस रात अयांश जब घर लौटा तो उसके दिमाग में सिर्फ माया का चेहरा था। उसे नहीं पता था कि माया के उस खूबसूरत चेहरे के पीछे एक डरावना सच छिपा है। माया सालों से इसी ऑफिस में काम कर रही थी, लेकिन हर कुछ सालों बाद वह अपनी पहचान बदल लेती थी। वह कभी बूढ़ी नहीं होती थी। उसकी जवानी का राज वो खून था जो वो हर पूर्णमासी की रात को किसी नौजवान लड़के का शिकार करके हासिल करती थी। अगले कुछ दिनों तक माया और अयांश की मुलाकातें बढ़ने लगी। माया अक्सर अयांश के केबिन में आती, कभी काम के बहाने तो कभी बस हालचाल पूछने। अयांश धीरे धीरे उसके जाल में फंसता जा रहा था। वो उसे लंच पर ले जाती, उसे अपनी मीठी बातों से बहलाती। ऑफिस के बाकी लोग माया को देखते तो थे, लेकिन कोई भी उसके बारे में ज्यादा नहीं जानता था। एक दिन अयांश ने गौर किया कि माया कभी भी ऑफिस की कैंटीन में कुछ नहीं खाती थी। जब भी वो उसे साथ खाने के लिए कहता, वो मुस्कुराकर टाल देती। मेरा पेट भरा है, या मुझे ये खाना सूट नहीं करता। अयांश ने इसे उसकी डाइट समझकर नजरअंदाज कर दिया। एक रात ऑफिस में एक छोटी सी पार्टी थी। माया पार्टी वाली उस रात के बाद अयांश की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। उसे लगने लगा था कि माया ही वो लड़की है जिसका उसे बरसों से इंतजार था। ऑफिस में अब वह काम से ज्यादा माया के ख्यालों में खोया रहता। माया भी उसे पूरा समय देती। वो अक्सर लंच ब्रेक में उसके केबिन में आकर बैठ जाती, लेकिन कभी कुछ खाती नहीं थी। अयांश जब भी उससे पूछता, वो बस यही कहती, तुम्हें देखना ही मेरी भूख मिटा देता है। अयांश उसकी इस बात पर मुस्कुरा देता, पर उसे क्या पता था कि इस जुमले के पीछे कितनी भयानक सच्चाई छिपी है। उस दिन ऑफिस में माहौल कुछ अजीब था। सुबह से ही चर्चा थी कि सिक्योरिटी गार्ड, जो पिछले 10 सालों से यहां काम कर रहा था, अचानक गायब हो गया है। उसका नाम रामू काका था। वो बहुत ही भरोसेमंद इंसान थे। अयांश को याद आया कि कल रात जब वह माया के साथ छत से नीचे उतरा था, तो रामू काका उसे अजीब नजरों से देख रहे थे। उनकी आंखों में डर था, जैसे वे अयांश को कुछ चेतावनी देना चाहते हों। दोपहर के वक्त जब अयांश कॉफी मशीन के पास खड़ा था, उसने 2 पुराने कर्मचारियों को फुसफुसाते हुए सुना। यार, ये तीसरी बार है कि कोई इस ऑफिस से रातों रात गायब हो गया है, एक ने कहा। हाँ भाई, मुझे तो ये जगह ही शापित लगती है। तुम्हें याद है 3 साल पहले वो इंटर्न लड़का समीर, उसकी लाश पीछे वाले खंडहर में मिली थी। पुलिस ने कहा था कि जंगली जानवर ने हमला किया, पर शरीर में खून की एक बूंद नहीं बची थी। दूसरे ने जवाब दिया। अयांश के हाथ से कॉफी का कप छूटते छूटते बचा। खून की एक बूंद नहीं बची थी। ये शब्द उसके कानों में गूंजने लगे। तभी उसे महसूस हुआ कि पीछे कोई खड़ा है। उसने मुड़कर देखा तो माया खड़ी थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी ठंडी चमक थी। क्या हुआ अयांश? तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? माया ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसका स्पर्श हमेशा की तरह बर्फीला था। वो बस ऑफिस की कुछ बातों से थोड़ा अजीब लग रहा है। तुमने सुना रामू काका के बारे में? अयांश ने पूछा। माया के चेहरे पर एक पल के लिए भी कोई शिकन नहीं आई। उसने बस एक फीकी मुस्कान दी और कहा, लोग आते जाते रहते हैं अयांश, तुम्हें इन फालतू बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। आज रात मेरा मन है कि हम कहीं बाहर चलें, शहर से थोड़ा दूर, जहां सिर्फ हम दोनों हों। अयांश मना नहीं कर पाया। शाम को काम खत्म करने के बाद वे दोनों अयांश की पुरानी कार में शहर के बाहरी इलाके की तरफ निकल गए। रास्ता सुनसान था और दोनों तरफ घने पेड़ थे। गाड़ी चलाते वक्त अयांश ने साइड मिरर में माया को देखा। चांद की पीली रोशनी उस पर पड़ रही थी। उसे लगा कि माया की त्वचा से एक हल्की सी नीली रोशनी निकल रही है।
उसकी साड़ी की ओट से उसकी उंगलियां बाहर निकली हुई थी, जिनके नाखून अचानक बहुत लंबे और काले दिखाई दे रहे थे। अयांश ने अपनी आंखें मली और फिर से देखा, नाखून सामान्य थे। शायद मुझे थकान की वजह से वहम हो रहा है, उसने खुद को समझाया। वे एक पुरानी झील के किनारे रुके। चारों तरफ सन्नाटा था, सिर्फ झिंगुरों की आवाज आ रही थी। माया कार से उतरी और झील की तरफ देखने लगी। अयांश उसके पीछे गया। अयांश, क्या तुम्हें पता है कि जवानी क्या होती है? माया ने बिना पीछे मुड़े पूछा। उसकी आवाज में अब वो मिठास नहीं थी, बल्कि एक भारीपन था। जवानी मतलब उम्र का एक पड़ाव, अयांश ने झिझकते हुए कहा। माया जोर से हंसी। उसकी हंसी जंगल में गूंज उठी, जो अयांश को डराने लगी। नहीं अयांश, जवानी एक ताकत है जो दूसरों की जिंदगी छीन कर हासिल की जाती है। देखो मुझे, मैं कितनी खूबसूरत हूं ना? क्या तुम्हें लगता है कि मैं कभी बूढ़ी होंगी? अयांश कुछ बोल पाता, उससे पहले ही झाड़ियों में कुछ खड़खड़ाहट हुई। एक आवारा कुत्ता वहां से निकला और माया की तरफ देखकर बुरी तरह भौंकने लगा। वो कुत्ता डर के मारे पीछे हट रहा था, जैसे उसने साक्षात मौत देख ली हो। माया ने उस कुत्ते की तरफ देखा और अपनी आंखें सिकोड़ी। अगले ही पल कुत्ता अचानक शांत हो गया और वहीं गिरकर तड़पने लगा। अयांश भागकर कुत्ते के पास गया। इसे क्या हुआ? ये तो अभी ठीक था। माया ने शांति से कहा, शायद इसे दिल का दौरा पड़ा होगा। छोड़ो इसे, चलो यहां से, मुझे भूख लग रही है। वापस लौटते वक्त अयांश का मन अशांत था। उसे माया की बातें और वो घटना बहुत परेशान कर रही थी। जब उसने माया को उसके घर छोड़ा तो उसने गौर किया कि माया किसी पॉश कॉलोनी में नहीं, बल्कि एक पुराने और जर्जर बंगले में रहती थी, जिसके चारों तरफ कंटीली झाड़ियां थी। घर पहुंचकर अयांश सो नहीं पाया। उसने अपना लैपटॉप खोला और उस पुरानी घटना के बारे में सर्च करना शुरू किया जो उसने ऑफिस में सुनी थी। समीर मर्डर केस। इंटरनेट पर उसे एक पुरानी न्यूज क्लिपिंग मिली। उसमें समीर की फोटो थी, जो एकदम अयांश जैसा ही मासूम दिखता था, और उस आर्टिकल के कोने में एक धुंधली सी फोटो थी, जिसमें समीर एक लड़की के साथ खड़ा था। अयांश ने जूम किया, उसके हाथ कांपने लगे। उस फोटो में समीर के साथ जो लड़की थी, वो हुबहू माया जैसी दिखती थी, लेकिन वो अखबार 5 साल पुराना था। 5 साल में माया में एक दिन का भी बदलाव नहीं आया था। तभी अयांश के मोबाइल पर एक मैसेज आया। माया का मैसेज था, सो गए क्या? कल ऑफिस जल्दी आना, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। अयांश ने फोन साइड में रख दिया। उसकी खिड़की के बाहर एक काला साया मंडरा रहा था। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई बाहर से उसे देख रहा है। उसने खिड़की का पर्दा हटाया तो वहां कोई नहीं था, पर कांच पर एक हाथ का निशान था। एक ऐसा हाथ जिसकी उंगलियां असामान्य रूप से लंबी थी। अयांश को अब यकीन होने लगा था कि माया वह नहीं है जो वह दिखती है। पर वह क्या थी और वह उससे क्या चाहती थी? क्या वह सच में उससे प्यार करती थी या फिर अयांश सिर्फ एक भोजन था जिसे वो धीरे धीरे पका रही थी? अगली सुबह जब अयांश ऑफिस पहुंचा तो उसकी टेबल पर एक पुराना लिफाफा रखा था। उस पर किसी का नाम नहीं था। अयांश ने उसे खोला तो अंदर एक फटी हुई डायरी का पन्ना था। उस पर लिखा था, वो इंसानों का प्यार नहीं, उनका खून पीती है। भाग जाओ अयांश, इससे पहले कि पूर्णिमा आए। अयांश ने चारों तरफ देखा। ऑफिस में सब अपना काम कर रहे थे। माया अपने केबिन में बैठी उसे देख रही थी और एक डरावनी मुस्कान उसके होठों पर थी। माया ने लाल रंग की साड़ी पहनी थी, जिसमें वह कयामत लग रही थी। अयांश उसे देखकर सब कुछ भूल गया। माया उसे ऑफिस की छत पर ले गई। चांद पूरा था और अपनी चांदनी बिखेर रहा था। अयांश, क्या तुम्हें डर लगता है? माया ने अचानक पूछा। उसकी आंखें चांद की रोशनी में लाल चमक रही थी। किससे?
अयांश ने मासूमियत से पूछा, मुझसे या मौत से? माया ने उसके गले के पास अपनी उंगलियां घुमाते हुए कहा। अयांश को एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे माया के दांत सामान्य से थोड़े ज्यादा नुकीले लग रहे हैं, लेकिन उसने सोचा कि शायद ये रोशनी का धोखा है। अयांश को नहीं पता था कि माया ने उसे अपना अगला शिकार चुन लिया है। उससे पहले माया ने पिछले साल समीर नाम के एक लड़के को इसी तरह अपने प्यार के जाल में फंसाया था। समीर एक दिन अचानक गायब हो गया और पुलिस को उसकी सिर्फ सूखी हुई लाश मिली थी, जिसके शरीर में खून की एक बूंद भी नहीं बची थी। जैसे जैसे रात गहराती गई, माया का असली रूप बाहर आने के लिए तड़पने लगा। उसकी त्वचा और भी सफेद होने लगी थी और उसे अयांश की गर्दन में दौड़ते हुए गर्म खून की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। उसने अयांश को गले लगाया, लेकिन उसका इरादा प्यार करना नहीं, बल्कि उसकी नस को पहचानना था। अयांश के हाथ में वह कागज का टुकड़ा कांप रहा था। पूर्णिमा। उसने कैलेंडर की तरफ देखा। आज से ठीक 3 दिन बाद पूर्णिमा थी। उसे महसूस हुआ कि ऑफिस की ठंडी हवा अब उसकी गर्दन पर किसी बर्फीली सांस की तरह टकरा रही है। अयांश ने उस फटे हुए पन्ने को तुरंत अपनी जेब में छुपा लिया। उसे महसूस हुआ कि कोई उसे घूर रहा है। जब उसने नजर उठाई तो देखा कि माया अपने केबिन के कांच के पीछे खड़ी थी। उसके चेहरे पर वही रहस्यमयी मुस्कान थी, लेकिन उसकी आंखों में आज एक अजीब सी भूख थी। वह अपनी उंगली से केबिन के कांच पर कुछ लिख रही थी। अयांश ने ध्यान से देखा। उसने कांच पर जमी धुंध पर एक छोटा सा दिल बनाया और फिर उसके बीच से एक लकीर खींच दी, जैसे उसे काट दिया हो। अयांश का कलेजा मुंह को आ गया। उसने तय किया कि वह इस राज की तह तक जाएगा। लंच ब्रेक के दौरान जब माया मीटिंग में व्यस्त थी, अयांश दबे पाव ऑफिस के रिकॉर्ड रूम की तरफ बढ़ा। यह कमरा बेसमेंट में था, जहां पुरानी फाइलें और धूल के सिवा कुछ नहीं था। उसे उम्मीद थी कि वहां समीर या पुराने कर्मचारियों के बारे में कुछ और जानकारी मिल सकती है। बेसमेंट का दरवाजा चरमराते हुए खुला। अंदर सन्नाटा इतना गहरा था कि अयांश को अपनी ही धड़कनें साफ सुनाई दे रही थी। उसने अपने मोबाइल की टॉर्च जलाई। धूल से भरी फाइलों के बीच उसने वर्ष 2021 फीट का बॉक्स ढूंढ निकाला। पन्ने पलटते पलटते उसकी नजर एक एम्प्लॉय कार्ड पर रुकी। कार्ड पर नाम लिखा था नताशा, लेकिन फोटो माया की थी। अयांश के पैरों तले जमीन खिसक गई। 2021 में उसका नाम नताशा था और वह मार्केटिंग हेड थी। उसने कुछ और फाइलें खंगाली। 2016 की एक फाइल में वही चेहरा फिर मिला। तब उसका नाम शालिनी था। हर बार उसका नाम बदल जाता था, लेकिन चेहरा वही, बेदाग, जवान और उतनी ही खूबसूरत। तुम यहां क्या कर रहे हो, अयांश? एक भारी और ठंडी आवाज ने सन्नाटे को चीर दिया। अयांश उछल पड़ा। टॉर्च की रोशनी में उसने देखा कि माया सीढ़ियों पर खड़ी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और उसकी परछाई दीवार पर किसी दैत्य की तरह बड़ी दिख रही थी। मैं बस कुछ पुरानी फाइलें देख रहा था, अयांश ने हकलाते हुए कहा और फाइल को पीछे छुपाने की कोशिश की। माया धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। उसके चलने की कोई आवाज नहीं आ रही थी, जैसे वह जमीन पर चल नहीं रही हो, बल्कि तैर रही हो। पुरानी यादें अक्सर दर्द देती हैं, अयांश। तुम्हें भविष्य पर ध्यान देना चाहिए, हमारे भविष्य पर। वो अयांश के इतने करीब आ गई कि अयांश को उसकी सांसों की ठंडक महसूस होने लगी। माया ने अपना हाथ अयांश के गाल पर रखा। उसके नाखून उसकी खाल में हल्के से चुभ रहे थे। तुम्हें पता है, तुम उन सब से अलग हो। तुम्हारा खून, मेरा मतलब है तुम्हारा दिल बहुत साफ है। अयांश को लगा कि अगर वह यहां से तुरंत नहीं भागा तो उसका दम घुट जाएगा। उसने बहाना बनाया, मुझे प्यास लगी है, मैं ऊपर जा रहा हूं। वो लगभग भागते हुए बेसमेंट से बाहर निकला। रात को अयांश अपने घर पहुंचा।
तो उसने देखा कि उसके घर का दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वो सावधानी से अंदर गया। हॉल में लाइट जल रही थी। सोफे पर कोई बैठा था। लोकेश। अयांश ने राहत की सांस ली। उसका दोस्त लोकेश पवार वहां बैठा था, लेकिन उसकी हालत बहुत खराब थी। वो बुरी तरह कांप रहा था। अयांश, तू यहां से भाग जा, लोकेश ने लड़खड़ाती आवाज में कहा। मैंने उसे देखा। मैंने उस माया को देखा। लोकेश ने बताया कि वह अयांश को सरप्राइज देने के लिए उसके ऑफिस आया था, लेकिन उसने पार्किंग लॉट में जो देखा, उसे देखकर उसकी रूह कांप गई। लोकेश ने देखा कि माया एक छोटे से जानवर को पकड़े हुए थी और उसका चेहरा उस जानवर की गर्दन में धंसा हुआ था। जब उसने सिर उठाया तो उसका पूरा चेहरा खून से सना था और उसकी आंखें अंगारे की तरह लाल थी। वो इंसान नहीं है अयांश, वो कुछ और है। वो कोई शैतान है, लोकेश चिल्लाया। अयांश ने उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन तभी पूरे घर की बिजली चली गई। बाहर तेज तूफान शुरू हो गया। खिड़कियों के कांच जोर जोर से खड़कने लगे। अचानक रसोई से किसी के गुनगुनाने की आवाज आई। ये वही धुन थी जो माया अक्सर ऑफिस में गुनगुनाती थी। अयांश और लोकेश पत्थर की मूरत बन गए। अंधेरे में उन्हें रसोई के दरवाजे पर दो चमकती हुई लाल आंखें दिखाई दी। अयांश, मेहमानों का स्वागत ऐसे नहीं करते, माया की आवाज अंधेरे में गूंजी। माया कमरे के बीचों बीच खड़ी थी। बाहर बिजली कड़की और उसकी रोशनी में अयांश ने जो देखा, वो उसकी कल्पना से परे था। माया की त्वचा अब संगमरमर जैसी सफेद नहीं, बल्कि राख जैसी स्लेटी पड़ गई थी। उसके हाथ लंबे हो गए थे और नाखून खंजर जैसे लग रहे थे। लोकेश ने आज वो देख लिया जो उसे नहीं देखना चाहिए था। माया ने एक डरावनी हंसी के साथ कहा। उससे पहले कि अयांश कुछ कर पाता, माया बिजली की रफ्तार से लोकेश की तरफ झपटी। उसने लोकेश को एक हाथ से उठा लिया, जैसे वह कोई कागज का पुतला हो। नहीं माया, उसे छोड़ दो, अयांश चिल्लाया। माया ने अयांश की तरफ देखा। उसकी आंखों में अब कोई प्यार नहीं था, सिर्फ एक आदिम भूख थी। चिंता मत करो प्रिय, इसे मैं मारूंगी नहीं, बस थोड़ा सा नाश्ता करूंगी। असली दावत तो पूर्णिमा के दिन तुम्हारी होगी। तुम्हारा जवान शुद्ध खून मुझे अगले 10 साल तक खूबसूरत बनाए रखेगा। माया ने अपनी नुकीली जीभ अपने होठों पर फेरी। अगले ही पल उसने लोकेश की गर्दन में अपने दांत गड़ा दिए। लोकेश की एक दबी हुई चीख निकली और फिर सब शांत हो गया। अयांश सदमे में वहीं गिर पड़ा। माया ने लोकेश को जमीन पर पटक दिया। वह मरा नहीं था, लेकिन बेहोश हो चुका था। याद रखना अयांश, माया ने खिड़की की तरफ बढ़ते हुए कहा, भागने की कोशिश मत करना। इस शहर की हर दीवार, हर साया मेरा है। तुम जहां भी जाओगे, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगी। पूर्णिमा में सिर्फ 2 रातें बाकी हैं। वो खिड़की से कूद गई और काली रातों के अंधेरे में ओझल हो गई। अयांश अकेला अंधेरे कमरे में बैठा था। उसके सामने उसका सबसे अच्छा दोस्त लहूलुहान पड़ा था और उसके कानों में उस चुड़ैल की हंसी गूंज रही थी। उसे अब समझ आया कि वह प्यार में नहीं, बल्कि साक्षात मौत के चंगुल में फंस चुका है। लोकेश की बेहोश देह फर्श पर पड़ी थी और उसकी गर्दन पर 2 गहरे नीले निशान उभर आए थे। अयांश के हाथ पांव सुन्न पड़ गए थे। दिल्ली की उस पॉश सोसाइटी के फ्लैट में सन्नाटा इतना गहरा था कि अयांश को अपनी सांसों की आवाज किसी हथौड़े की चोट जैसी लग रही थी। माया जा चुकी थी, लेकिन उसकी मौजूदगी की ठंडी गंध अभी भी कमरे में तैर रही थी। अयांश ने कांपते हाथों से लोकेश को उठाया और सोफे पर लिटाया। लोकेश का शरीर बर्फ की तरह ठंडा पड़ गया था। अयांश ने तुरंत डॉक्टर को फोन करने की सोची, लेकिन उसे याद आया कि माया ने क्या कहा था। इस शहर की हर दीवार, हर साया मेरा है। अगर वो पुलिस या डॉक्टर के पास गया तो शायद वे भी मारे जाएंगे। अचानक लोकेश ने आंखें खोली।
उसकी आंखों की पुतलियां सफेद पड़ चुकी थी। अयांश, वह प्यासी है, लोकेश ने बुदबुदाते हुए कहा और फिर से बेहोश हो गया। अयांश समझ गया कि अब घर पर रुकना सुरक्षित नहीं है। उसने लोकेश को अपनी कार की पिछली सीट पर लिटाया और पागलों की तरह गाड़ी दौड़ाने लगा। उसे याद आया कि उसके गांव के एक पुराने जानकार, जो अब दिल्ली के बाहरी इलाके नजफगढ़ के एक पुराने मंदिर में रहते थे, तंत्र मंत्र और ऊपरी हवाओं के बारे में बहुत कुछ जानते थे। उनका नाम था शास्त्री जी। रात के 2 बज रहे थे। सड़कों पर सन्नाटा था, लेकिन अयांश को बार बार लग रहा था कि कोई कार की छत पर बैठा है। उसे ऊपर से खरोंचने की आवाजें आ रही थी। चर चर। उसने डर के मारे ऊपर नहीं देखा और सीधे मंदिर के द्वार पर जाकर गाड़ी रोकी। शास्त्री जी एक छोटी सी कुटिया में रहते थे। अयांश ने दरवाजा खटखटाया। जैसे ही शास्त्री जी ने दरवाजा खोला, उनकी नजर सबसे पहले अयांश की गर्दन पर पड़ी। अंदर आ जाओ बेटा, मौत तुम्हारे पीछे पीछे यहां तक आ गई है। शास्त्री जी की आवाज में एक अजीब सा भारीपन था। अयांश ने उन्हें सब कुछ सच सच बता दिया। माया, ऑफिस, समीर की मौत और लोकेश पर हुआ हमला। शास्त्री जी ने लोकेश की गर्दन के निशानों को देखा और गहरी सांस ली। ये कोई मामूली चुड़ैल नहीं है अयांश, इसे रक्त पिपासा कहते हैं। ये वो रूहें होती हैं जो अपनी जवानी और खूबसूरती के लालच में नर्क से सौदा करती है। इन्हें हर पूर्णिमा पर एक ऐसे इंसान का खून चाहिए होता है जिसका दिल साफ हो और जो इनसे सच्चा प्यार करता हो। जितना गहरा प्यार, उतनी ही लंबी इनकी जवानी। अयांश का सिर चकराने लगा। यानी उसने मुझसे प्यार का नाटक सिर्फ इसलिए किया ताकि मेरा खून ज्यादा असरदार हो। हां, शास्त्री जी ने एक पुरानी धूल से भरी किताब निकाली। माया पिछले 100 सालों से इसी शहर में घूम रही है। वो हर बार एक नई पहचान बनाती है। वो तुम्हारे ऑफिस की उस बिल्डिंग की नींव में दफन है। वो बिल्डिंग एक पुराने कब्रिस्तान पर बनी है और माया वहीं की रानी है। तभी मंदिर के बाहर खड़े कुत्तों ने एक साथ रोना शुरू कर दिया। मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगी। हवा इतनी तेज हो गई कि कुटिया की खिड़कियां टूटकर अंदर गिर गई। वो आ गई है, शास्त्री जी चिल्लाए। अयांश ने खिड़की से बाहर देखा। मंदिर के गेट पर माया खड़ी थी, लेकिन इस बार वो माया नहीं थी। उसका चेहरा आधा सड़ चुका था। आंखों की जगह सिर्फ 2 गड्ढे थे जिनमें से खून बह रहा था। उसके बाल जमीन तक लंबे थे और वे सांपों की तरह लहरा रहे थे। अयांश, बाहर आओ प्रिय, देखो आज चांद कितना खूबसूरत है। माया की आवाज अब सुरीली नहीं, बल्कि 2 पत्थरों के आपस में रगड़ने जैसी कर्कश थी। शास्त्री जी ने तुरंत अयांश के चारों तरफ गंगाजल छिड़का और एक रक्षा कवच मंत्र पढ़ना शुरू किया। अयांश, इसे अंदर आने की इजाजत मत देना। जब तक तुम इसे पुकारोगे नहीं, ये इस पवित्र चौखट को पार नहीं कर पाएगी। माया ने मंदिर की दीवार पर जोर से वार किया। पूरी कुटिया हिल गई। वह चीखी, बूढ़े ब्राह्मण, तू मेरे शिकार और मेरे बीच नहीं आ सकता। अयांश मेरा है, इसका खून मेरी रगों में दौड़ेगा। अयांश ने देखा कि माया के पीछे दर्जनों काली परछाइयां खड़ी थी। ये वो लोग थे जिन्हें माया ने पहले मारा था। समीर, रामू काका और न जाने कितने और। उनकी रूहें माया की गुलाम बन चुकी थी। अयांश, इसे हराने का सिर्फ एक ही तरीका है। शास्त्री जी ने अयांश के हाथ में एक पीतल का छोटा सा खंजर थमाया जिस पर अजीब से निशान बने थे। पूर्णिमा की रात, जब वह अपना असली रूप पूरी तरह धारण करेगी, तुम्हें यह खंजर उसके उस दिल में उतारना होगा जो धड़कता तो नहीं है, लेकिन उसकी ताकत का केंद्र है। लेकिन याद रखना, वो तुम्हें भ्रमित करेगी। वो फिर से वही खूबसूरत माया बन जाएगी जिससे तुमने प्यार किया था। बाहर सन्नाटा छा गया। अयांश ने डरते हुए बाहर झांका। माया गायब थी, लेकिन मंदिर की दीवार पर खून से एक संदेश लिखा था। कल रात आखिरी रात होगी।
तैयार रहना मेरे दूल्हे। अयांश को पता था कि अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। कल पूर्णिमा थी। कल उसे या तो उस शैतान का अंत करना था या फिर हमेशा के लिए उसकी गुलामी स्वीकार करनी थी। शास्त्री जी की कुटिया में सन्नाटा था, लेकिन बाहर की हवाओं में मौत की गंध साफ महसूस हो रही थी। अयांश ने उस पीतल के खंजर को मजबूती से थाम लिया। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसकी आंखों में अब डर के साथ साथ बदले की आग भी थी। लोकेश अभी भी होश में नहीं आया था। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था, जैसे शरीर का आधा खून पहले ही निचोड़ लिया गया हो। मौत का निमंत्रण और दफ्तर की काली रात। पूर्णिमा की सुबह हुई, लेकिन सूरज की रोशनी में वो गर्माहट नहीं थी। आसमान पर काले बादलों का डेरा था, जैसे कुदरत भी जानती हो कि आज की रात क्या होने वाला है। अयांश ने शास्त्री जी से विदा ली। याद रखना अयांश, शास्त्री जी ने उसके माथे पर भस्म लगाते हुए कहा, वो तुम्हारी भावनाओं से खेलेगी। वो तुम्हें वो सब दिखाएगी जिसे तुम सच मानना चाहते हो। पर उसकी आंखों में मत देखना, क्योंकि उसकी आंखों में नर्क का द्वार खुलता है। अयांश ऑफिस पहुंचा। आज ऑफिस का माहौल बदला हुआ था। हर तरफ खामोशी थी। कर्मचारी अपनी सीटों पर बुत बने बैठे थे, जैसे वे इंसान नहीं, सिर्फ चलती फिरती लाशें हों। अयांश अपने केबिन की तरफ बढ़ा तो देखा कि उसकी मेज पर लाल गुलाबों का एक गुलदस्ता रखा था। उन गुलाबों की पंखुड़ियों से ओस नहीं, बल्कि गाढ़ा लाल खून टपक रहा था। स्वागत है अयांश, एक जानी पहचानी मखमली आवाज आई। अयांश पलटा। माया खड़ी थी। वह आज पहले से भी ज्यादा सुंदर लग रही थी। उसने सफेद रंग का गाउन पहना था और उसके होंठ सुर्ख लाल थे। उसकी त्वचा दूध जैसी सफेद चमक रही थी। कल रात का वह डरावना मंजर कहीं गायब था। तुम यहां क्या कर रही हो? अयांश ने अपनी जेब में रखे खंजर को छुआ। माया धीरे धीरे उसके करीब आई। आज हमारी शादी की रात है अयांश, क्या तुम खुश नहीं हो? देखो, मैंने सब तैयारी कर ली है। उसने ऑफिस के बड़े हॉल की तरफ इशारा किया। वहां की लाइटें मध्यम थी और फर्श पर मोमबत्तियां जल रही थी, लेकिन गौर से देखने पर अयांश को समझ आया कि वे मोमबत्तियां मोम की नहीं, बल्कि इंसानी चर्बी की बनी थी। मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जा रहा माया, मुझे पता चल गया है तुम क्या हो, अयांश चिल्लाया। माया की आंखों में एक पल के लिए काली परछाई कौंधी। क्या हूं मैं वही हूं जिससे तुमने प्यार किया। क्या मेरा स्पर्श तुम्हें अब ठंडा लगता है? क्या मेरी धड़कनें तुम्हें सुनाई नहीं देती? उसने अयांश का हाथ पकड़कर अपने सीने पर रखा। अयांश को वहां कोई धड़कन महसूस नहीं हुई, सिर्फ एक खालीपन था, एक रूह कंपा देने वाला सन्नाटा। तुम एक लाश हो माया, एक प्यासी रूह। अयांश ने अपना हाथ झटक दिया। माया की हंसी पूरे ऑफिस में गूंज उठी। लाश नहीं प्रिय, मैं अमर हूं, और आज रात तुम भी मेरे साथ अमर हो जाओगे। तुम्हारा ये गर्म खून जब मेरी रगों में उतरेगा तो मुझे एक नया जन्म मिलेगा। अचानक ऑफिस की सभी खिड़कियां एक साथ बंद हो गई। बाहर अंधेरा छा गया, जबकि अभी दोपहर के 3 ही बजे थे। ऑफिस के कर्मचारी अपनी सीटों से उठे और अयांश को घेरने लगे। उनकी आंखें पूरी तरह सफेद थी। वे माया के गुलाम थे, वे लोग जिन्हें उसने सालों से मारकर इसी ऑफिस की दीवारों में कैद कर रखा था। इन्हें देखो अयांश, माया ने गर्व से कहा, यह सब मेरी बारात है। समीर, शालिनी, समीर के दोस्त, सब यहां है, बस तुम्हारी कमी है। अयांश ने खंजर निकालने की कोशिश की, लेकिन तभी एक अदृश्य ताकत ने उसे उठाकर दीवार से दे मारा। उसका दम घुटने लगा। माया हवा में तैरती हुई उसके पास आई। उसके पैर जमीन से 6 इंच ऊपर थे। अभी नहीं, माया ने उसके गाल को सहलाते हुए कहा, खून का स्वाद तब बढ़ जाता है जब चांद अपने पूरे शबाब पर हो। तब तक
तुम यही मेरा इंतजार करोगे। माया ने अपनी उंगलियों से हवा में एक निशान बनाया और अयांश के चारों तरफ एक काली ऊर्जा का घेरा बन गया। अयांश चाहकर भी उस घेरे से बाहर नहीं निकल पा रहा था। माया अंतर्ध्यान हो गई और उसके पीछे रह गए वे बेजान कर्मचारी जो अपनी फटी हुई आंखों से अयांश को घूर रहे थे। अयांश ने अपनी जेब से वो खंजर निकाला। उसे याद आया कि शास्त्री जी ने कहा था कि ये खंजर सिर्फ माया के दिल पर ही असर करेगा। उसने घेरे को काटने की कोशिश की पर नाकाम रहा। तभी उसे अपनी जेब में एक और चीज महसूस हुई, वो फटी हुई डायरी का पन्ना जो उसे किसी ने दिया था। पन्ने के पीछे कुछ और भी लिखा था जो उसने पहले नहीं देखा था। वो रोशनी से नफरत करती है। उसकी असली ताकत उस आईने में है जो उसने अपने केबिन में छिपा रखा है। अयांश ने माया के केबिन की तरफ देखा। वहां एक बड़ा सा पर्दा गिरा हुआ था। उसे समझ आया कि उसे उस आईने तक पहुंचना ही होगा। जैसे जैसे शाम ढलने लगी, ऑफिस की ठंडी हवा बर्फीली होने लगी। पूर्णिमा का चांद बादलों से बाहर निकलने को बेताब था। अचानक सन्नाटे को चीरते हुए एक चीख गूंजी। ये आवाज माया की थी, लेकिन ये दर्द की चीख नहीं थी। ये उसकी भूख का ऐलान था। चांद की पहली किरण खिड़की के एक छोटे से छेद से अंदर आई और अयांश के पास गिरे एक कर्मचारी के हाथ पर पड़ी। वो हाथ तुरंत धुआं बनकर उड़ने लगा। अयांश को रास्ता मिल गया था। उसने अपनी हिम्मत जुटाई और खंजर की नोक से अपनी उंगली पर छोटा सा कट लगाया। जैसे ही उसके शुद्ध खून की एक बूंद उस काली ऊर्जा के घेरे पर गिरी, वो घेरा कांच की तरह टूट गया। अयांश दबे पाव माया के केबिन की तरफ बढ़ा। उसे पता था कि कुछ ही घंटों में आधी रात होने वाली है और अगर उसने उससे पहले उस आईने को नहीं ढूंढा तो कल का सूरज वो कभी नहीं देख पाएगा। केबिन के अंदर अंधेरा और भी घना था। अयांश ने जैसे ही पर्दा हटाया, उसके सामने एक विशाल प्राचीन आईना था। उस आईने में अयांश को अपना अक्स नहीं बल्कि हजारों मरते हुए लोगों की चीखें दिखाई दे रही थी। और उसी आईने के बीचों बीच बैठा था माया का असली दिल, एक काला सड़ा हुआ मांस का टुकड़ा जो धीरे धीरे धड़क रहा था। तभी पीछे से एक बर्फीली पकड़ ने अयांश की गर्दन जकड़ ली। तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी अयांश। माया की आवाज उसके एकदम कान के पास थी। अयांश की गर्दन पर माया की पकड़ इतनी मजबूत थी कि उसे अपनी सांसें उखड़ती हुई महसूस होने लगी। माया के ठंडे नाखूनों ने उसकी खाल को चीरना शुरू कर दिया था। अयांश की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा, लेकिन उसके हाथ में वही पीतल का खंजर था जिसे उसने अपनी पूरी ताकत से थाम रखा था। आईने का तिलस्म और शैतानी रूप। तुम्हें लगा था कि तुम इतनी आसानी से मेरे राज तक पहुंच जाओगे। माया की आवाज अब किसी मधुर रागिनी जैसी नहीं, बल्कि कब्र से आती हुई किसी सड़न भरी फुसफुसाहट जैसी थी। माया ने अयांश को हवा में ऊपर उठा लिया और उसे केबिन की दीवार से जोर से दे मारा। अयांश के सिर से खून बहने लगा और वह जमीन पर गिर पड़ा। खंजर उसके हाथ से फिसल कर कुछ दूर जा गिरा। माया धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ी। उसकी सफेद गाउन अब काली पड़ चुकी थी और उसकी आंखों की पुतलियां पूरी तरह गायब हो गई थी। वहां सिर्फ एक गहरा अनंत अंधेरा था। अयांश, मेरा प्यार, तुमने खेल को जल्दी खत्म करने की कोशिश की। अभी तो आधी रात होने में वक्त है। चांद अभी पूरी तरह ऊपर नहीं आया है। माया ने अयांश के बालों को पकड़कर उसका सिर ऊपर उठाया। अयांश ने दर्द से कराहते हुए उस विशाल आईने की तरफ देखा। आईने के भीतर वह काला सड़ा हुआ दिल अब और भी तेजी से धड़क रहा था। जैसे जैसे बाहर पूर्णिमा का चांद चढ़ रहा था, उस दिल की धड़कनें पूरे कमरे में गूंज रही थी। धक 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 धक। क्या देख रहे हो? अपनी मौत। माया हंसी। ये आईना मेरी आत्मा का संदूक है। पिछले 100 सालों में मैंने जितने भी शरीरों का खून पिया है, उनकी रूहें इसी आईने के पीछे कैद हैं। वे चीखती हैं, वे तड़पती हैं, और वही दर्द मुझे जवान रखता है।
अयांश ने अपनी धुंधली नजरों से देखा कि खंजर उसकी पहुंच से बस कुछ ही फीट दूर था। उसने एक गहरी सांस ली और माया की आंखों में सीधे देखा। माया, अगर तुम इतनी ही ताकतवर हो तो तुम डर क्यों रही हो? तुम इस खंजर से क्यों डरती हो? माया की आंखें गुस्से से लाल हो गई। मैं किसी चीज से नहीं डरती। तू बस एक मामूली इंसान है, मेरा भोजन। जैसे ही माया ने अयांश पर दोबारा हमला करने के लिए हाथ उठाया, अयांश ने फुर्ती से खुद को नीचे की तरफ झुकाया और जमीन पर लुढ़कते हुए खंजर को पकड़ लिया। उसने बिना सोचे समझे खंजर को माया की तरफ नहीं, बल्कि उस आईने की तरफ फेंका। खंजर आईने के कांच से टकराया, लेकिन वह टूटा नहीं। आईने की सतह पानी की तरह हिलने लगी और खंजर उसमें धंस गया। नहीं, माया एक दर्दनाक चीख के साथ पीछे हटी। आईने के अंदर से हजारों काली परछाइयां बाहर निकलने की कोशिश करने लगी। वे समीर थे, वे रामू काका थे, वे तमाम लोग थे जिन्हें माया ने शिकार बनाया था। उनके हाथ आईने के कांच को अंदर से पीट रहे थे। माया का चेहरा अब तेजी से बदलने लगा। उसकी खूबसूरती किसी जलते हुए कागज की तरह राख में तब्दील हो रही थी। उसकी त्वचा ढीली पड़ गई, गाल धंस गए और उसके दांत खूंखार भेड़िए जैसे हो गए। तुमने मेरा घर बर्बाद कर दिया। माया की आवाज अब एक 700 औरतों की आवाज जैसी लग रही थी। उसने अयांश पर झपट्टा मारा। उसके लंबे नाखून अयांश के सीने को चीरने ही वाले थे कि अचानक ऑफिस की खिड़कियां टूट गई। चांद की सफेद ठंडी रोशनी सीधे आईने पर पड़ी। आईने के अंदर मौजूद वह काला दिल जोर से फटा और उसमें से गाढ़ा काला खून बहने लगा। माया वहीं रुक गई। वह हवा में तड़पने लगी जैसे उसे बिजली के झटके लग रहे हों। उसकी जवानी का भ्रम टूट चुका था। अब अयांश के सामने एक ऐसी औरत खड़ी थी जिसकी उम्र कम से कम 500 साल रही होगी। उसकी हड्डियां बाहर निकल रही थी और शरीर से सड़ांध आ रही थी। अयांश, मुझे बचाओ, मुझे खून चाहिए, थोड़ा सा खून। माया अब गिड़गिड़ा रही थी। उसका स्वर अब डरावना नहीं, बल्कि दयनीय लग रहा था। अयांश हाफते हुए खड़ा हुआ। उसने देखा कि आईने से निकल रहा वो काला खून फर्श पर फैल रहा था। तुमने कभी किसी पर रहम नहीं किया माया। समीर ने भी तुमसे प्यार किया होगा, लेकिन तुमने उसे सिर्फ एक लाश बना दिया। माया ने अपनी आखिरी ताकत जुटाई और एक भयानक रूप धारण कर लिया। उसके कंधों से 2 चमगादड़ जैसे पंख निकल आए। अगर मैं मिटूंगी तो तुम्हें भी अपने साथ ले जाऊंगी। वो बिजली की रफ्तार से अयांश की तरफ बढ़ी, लेकिन तभी ऑफिस के बाहर से शास्त्री जी के मंत्रों की आवाज गूंजी। पूरे केबिन में एक पवित्र रोशनी फैल गई। माया उस रोशनी को सहन नहीं कर पाई और दीवार से जा टकराई। अयांश ने देखा कि आईने में धंसा हुआ खंजर अब सुनहरी रोशनी से चमक रहा था। उसे समझ आया कि यही वह पल है। उसे आईने को पूरी तरह तोड़ना होगा ताकि वह काला दिल हमेशा के लिए खत्म हो जाए। अयांश ने अपनी पूरी जान लगाकर एक भारी ऑफिस चेयर उठाई और आईने पर दे मारी। कड़क, कड़ाक। आईना हजारों टुकड़ों में बिखर गया। उन टुकड़ों में से एक ऐसी चीख निकली जो शायद नर्क के सबसे गहरे कोने तक सुनाई दी होगी। माया का शरीर हवा में ही राख बनने लगा। वो धीरे धीरे धुएं में बदल रही थी। मैं फिर आऊंगी अयांश। खून की प्यास कभी खत्म नहीं होती। ये उसके आखिरी शब्द थे। अगले ही पल पूरा केबिन शांत हो गया। माया गायब थी। फर्श पर सिर्फ राख के ढेर और वो पीतल का खंजर पड़ा था। अयांश वही घुटनों के बल बैठ गया। उसका शरीर जख्मों से भरा था, लेकिन वो जिंदा था। लेकिन जैसे ही उसने राहत की सांस ली, उसने गौर किया कि फर्श पर पड़ी राख धीरे धीरे हिल रही थी। वो राख एक दिशा में बह रही थी, ऑफिस के वेंटिलेशन पाइप की तरफ। क्या माया सच में खत्म हो गई थी, या फिर उसने अपना एक अंश बचा लिया था? अयांश ने खिड़की के बाहर देखा। पूर्णिमा का चांद अब ढल रहा था, लेकिन ऑफिस की दीवारों से अभी भी किसी के सिसकने की आवाजें आ रही थी।
उसे लोकेश की याद आई। उसे तुरंत शास्त्री जी के पास पहुंचना था। आईने के टूटने की गूंज अभी भी अयांश के कानों में शोर मचा रही थी। ऑफिस की वो गगनचुंबी इमारत जो कभी तरक्की का प्रतीक लगती थी, अब एक बूचड़खाने जैसी शांत और खौफनाक लग रही थी। अयांश का शरीर जवाब दे रहा था, लेकिन उसके मन में लोकेश की चिंता थी। वह जानता था कि अगर माया का अंत हो गया है तो लोकेश को ठीक हो जाना चाहिए। राख का साया और अधूरा अंत। अयांश लड़खड़ाते हुए केबिन से बाहर निकला। फर्श पर फैली राख अब शांत थी, लेकिन हवा में अभी भी उस सड़न भरी गंध का एहसास था। जैसे ही वह मेन हॉल में पहुंचा, उसने देखा कि जो कर्मचारी पहले बुत बने खड़े थे, वे अब जमीन पर बेजान पड़े थे। वे मरे नहीं थे, बल्कि एक गहरी बेहोशी में थे, जैसे किसी ने उनका रिमोट कंट्रोल बंद कर दिया हो। लोकेश, अयांश चिल्लाया। वह भागकर पार्किंग की तरफ गया जहां उसने अपनी कार छोड़ी थी। कार के पास पहुंचते ही उसकी रूह कांप गई। कार के चारों तरफ बर्फ जैसी ठंडी धुंध छाई हुई थी। पिछली सीट पर लोकेश लेटा था, लेकिन उसका शरीर अब नीला नहीं, बल्कि काला पड़ता जा रहा था। नहीं, शास्त्री जी ने कहा था कि आईना टूटने पर सब ठीक हो जाएगा। अयांश ने घबराकर लोकेश की नब्ज जांची। नब्ज बहुत धीमी थी और उसकी गर्दन के वे 2 निशान अब अंगारे की तरह दहक रहे थे। अयांश ने तुरंत कार स्टार्ट की और नजफगढ़ की तरफ दौड़ पड़ा। रास्ते में उसे महसूस हुआ कि कार के अंदर का तापमान गिरता जा रहा है। अचानक कार के डैशबोर्ड पर रखी भगवान की छोटी सी मूर्ति अपने आप मुड़ गई। पीछे के शीशे, रिव्यू मिरर में अयांश ने देखा कि लोकेश की आंखें खुली थी, पर वे लोकेश की आंखें नहीं थी। उनमें वही कालापन था जो माया की आंखों में था। वह पूरी तरह नहीं गई, अयांश। लोकेश की आवाज में एक दोहरी गूंज थी, जैसे कोई और भी उसके गले से बोल रहा हो। लोकेश, हिम्मत मत हारना, हम बस पहुंचने वाले हैं। अयांश ने एक्सीलेटर पर पैर दबाया। जब वह मंदिर पहुंचा तो शास्त्री जी बाहर ही खड़े थे। उनके हाथ में एक जलती हुई मशाल थी। उन्होंने लोकेश को कार से बाहर निकालने में अयांश की मदद की। लोकेश को कुटिया के अंदर एक विशेष यंत्र, तांत्रिक घेरे के बीच लिटाया गया। शास्त्री जी, मैंने आईना तोड़ दिया, वो राख बन गई। फिर भी ये सब क्यों हो रहा है? अयांश चिल्लाया। उसके आंसू रुक नहीं रहे थे। शास्त्री जी ने लोकेश की छाती पर हाथ रखा और आंखें बंद कर ली। कुछ देर बाद उन्होंने गंभीर होकर कहा, अयांश, माया एक बीज की तरह है। तुमने उसका शरीर और उसका आईना नष्ट कर दिया, लेकिन उसने मरने से ठीक पहले अपनी रूह का एक हिस्सा लोकेश के शरीर में छोड़ दिया है। वो लोकेश के खून का इस्तेमाल करके खुद को दोबारा जिंदा करने की कोशिश कर रही है। अयांश के पैरों तले जमीन खिसक गई। तो अब क्या होगा? क्या मुझे लोकेश को मारना होगा? नहीं, शास्त्री जी ने एक प्राचीन कलश निकाला। लेकिन तुम्हें वापस उसी ऑफिस जाना होगा। उस राख के ढेर के बीच माया का एक दांत होगा। वह दांत उसकी ताकत का असली स्रोत है। जब तक वह दांत नष्ट नहीं होगा, वो किसी न किसी शरीर में वापस आती रहेगी। और याद रखना, सूर्योदय से पहले तुम्हें वो दांत इस पवित्र अग्नि में डालना होगा। अयांश थका हुआ था, लहूलुहान था, लेकिन अपने दोस्त के लिए वह मरने को तैयार था। वो फिर से उसी डरावनी इमारत की तरफ निकल पड़ा। रात के 4 बज रहे थे। ऑफिस की बिल्डिंग अब पूरी तरह अंधेरे में डूबी थी। लिफ्ट काम नहीं कर रही थी, इसलिए अयांश सीढ़ियों से 14वें फ्लोर की तरफ चढ़ने लगा। हर कदम पर उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके पीछे चल रहा है। सीढ़ियों की दीवारों पर काली परछाइयां नाच रही थी। जैसे ही वह माया के केबिन के पास पहुंचा, उसने देखा कि वहां सन्नाटा नहीं था। वहां से किसी के रोने की आवाज आ रही थी। अयांश ने टॉर्च जलाई। केबिन के बीचों बीच वही राख का ढेर था, लेकिन अब वो ढेर एक आकृति ले रहा था।
एक छोटे बच्चे की आकृति। अयांश, मुझे अकेला मत छोड़ो। वो आवाज माया की थी, लेकिन एक मासूम बच्ची जैसी। ये तुम्हारा एक और भ्रम है, माया। मैं अब नहीं फंसने वाला। अयांश चिल्लाया और राख को हाथ से टटोलने लगा। अचानक राख में से एक लंबा, नुकीला और पीला दांत बाहर निकला। वह दांत धड़क रहा था, जैसे उसके अंदर कोई जीवित कोशिका हो। जैसे ही अयांश ने उसे छूने की कोशिश की, राख का वह ढेर एक बड़े साए में बदल गया और अयांश को हवा में उछाल दिया। पूरे फ्लोर की कांच की खिड़कियां एक साथ टूट गई। हवा का एक बवंडर उठा जिसने अयांश को जकड़ लिया। वह दांत मेरा अस्तित्व है। अगर तुमने इसे छुआ तो मैं तुम्हारी रूह को हजारों साल तक तड़पाऊंगी। माया की गरजती हुई आवाज गूंजी। अयांश ने हार नहीं मानी। उसने जमीन पर पड़े एक लोहे के पाइप को पकड़ा और खुद को खींचते हुए उस दांत की तरफ बढ़ा। उसकी उंगलियां खून से लथपथ थी। जैसे ही उसने दांत को मुट्ठी में भींचा, उसे ऐसा लगा जैसे उसने जलता हुआ कोयला पकड़ लिया हो। उसका हाथ झुलसने लगा, लेकिन उसने दांत नहीं छोड़ा। वह पागलों की तरह सीढ़ियों की तरफ भागा। पीछे से वो काली धुंध उसका पीछा कर रही थी। वह चिल्ला रही थी, वापस दे दो, उसे वापस दे दो। अयांश कार तक पहुंचा और पागलों की तरह गाड़ी चलाई। पीछे के शीशे में उसे दिख रहा था कि वह काला साया कार की छत पर चढ़ चुका था और कांच को तोड़कर अंदर आने की कोशिश कर रहा था। बस थोड़ी दूर और, अयांश ने खुद से कहा। मंदिर की सीढ़ियां अब सामने थी। सूरज की पहली किरण क्षितिज पर चमकने ही वाली थी। अयांश कार से कूदा और मंदिर की तरफ भागा। वह साया उसे पकड़ने ही वाला था कि अयांश ने वह दांत सीधे शास्त्री जी की पवित्र अग्नि में फेंक दिया। एक भयानक धमाका हुआ। वो काला साया हवा में ही बिखर गया और एक ऐसी चीख निकली जिसने पूरे जंगल को हिलाकर रख दिया। अग्नि में वह दांत कोयले की तरह जलकर राख हो गया। मंदिर में एक अजीब सी शांति छा गई। अयांश बेहोश होकर वहीं गिर पड़ा। जब उसकी आंखें खुली तो सूरज की सुनहरी रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। उसने देखा कि लोकेश उसके पास बैठा था। लोकेश की आंखें अब सामान्य थी और उसके चेहरे पर चमक वापस आ गई थी। अयांश, भाई, तूने मुझे बचा लिया, लोकेश ने कमजोर आवाज में कहा। अयांश ने उसे गले लगा लिया। उसे लगा कि सब खत्म हो गया है, लेकिन तभी उसकी नजर अपने हाथ की हथेली पर पड़ी, जहां उसने उस दांत को पकड़ा था। वहां जलने का एक निशान था, लेकिन वह निशान धीरे धीरे एक अक्षर का आकार ले रहा था। वो अक्षर था एम। क्या माया सच में खत्म हो गई थी, या उसने अयांश के शरीर में अपना नया घर ढूंढ लिया था? सूरज की पहली किरणें मंदिर के प्रांगण में फैल चुकी थी। लोकेश की सांसें अब सामान्य थी और उसके चेहरे का कालापन दूर हो चुका था, लेकिन अयांश की हथेली पर उभरता वह एम का निशान किसी ठंडे अंगारे की तरह दहक रहा था। उसे महसूस हुआ कि जैसे उसकी नसों में खून नहीं, बल्कि बर्फ का पानी दौड़ रहा हो। अयांश, तुम ठीक तो हो? लोकेश ने चिंता से पूछा। उसने अयांश का हाथ थामने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसके हाथ अयांश की त्वचा से छुए, लोकेश झटके से पीछे हट गया। तेरा शरीर इतना ठंडा क्यों है, जैसे तू किसी मुर्दे को छू रहा हो? अयांश ने अपनी हथेली को मुट्ठी में बंद कर लिया। उसने शास्त्री जी की तरफ देखा। शास्त्री जी उस बुझती हुई पवित्र अग्नि की राख को गौर से देख रहे थे। उनके चेहरे पर जीत की खुशी नहीं, बल्कि एक गहरा डर था। शास्त्री जी, क्या वो पूरी तरह खत्म हो गई? अयांश ने कांपती आवाज में पूछा। शास्त्री जी ने लंबी सांस ली और अयांश के पास आकर उसकी मुट्ठी जबरदस्ती खोली। वह एम का निशान अब गहरा लाल हो चुका था और उसमें से हल्की हल्की काली धमनियां निकलकर अयांश की कलाई की तरफ बढ़ रही थी। अनर्थ हो गया अयांश, शास्त्री जी बुदबुदाए।
उसने मरते मरते अपनी रूह का सबसे जहरीला हिस्सा तुम्हारे अंदर छोड़ दिया है। तुमने उस दांत को नंगे हाथों से पकड़ा और उस वक्त तुम्हारी नफरत और डर ने उसके लिए एक रास्ता बना दिया। वो अब तुम्हारे खून में घुल चुकी है। अयांश का सिर चकराने लगा। यानी अब मैं भी उसकी तरह बन जाऊंगा? अभी नहीं, शास्त्री जी ने कहा, लेकिन जैसे जैसे अगली पूर्णिमा करीब आएगी तुम्हारी भूख बदलेगी। तुम्हें रोशनी से नफरत होने लगेगी। तुम्हारा दिल धीरे धीरे धड़कना बंद कर देगा। अयांश को यकीन नहीं हो रहा था। वह घर लौटा, लेकिन उसका मन किसी भी काम में नहीं लग रहा था। उसने ऑफिस से लंबी छुट्टी ले ली। लोकेश उसके साथ ही रुका था, लेकिन अयांश को अब लोकेश की मौजूदगी अजीब लगने लगी थी। जब भी लोकेश उसके पास आता, अयांश को उसकी गर्दन की नसें साफ दिखाई देने लगती। उसे सुनाई देता कि लोकेश के दिल की धड़कन कितनी तेज है और उसका खून कितना गर्म है। एक रात अयांश को बहुत तेज प्यास लगी। उसने फ्रिज से पानी निकाला, लेकिन पानी पीते ही उसे उबकाई आने लगी। उसे ऐसा लगा जैसे वह रेत पी रहा हो। उसका गला सूख कर कांटा हो रहा था। अचानक उसकी नजर अपनी उंगली पर पड़े उस छोटे से जख्म पर गई जो उसे ऑफिस में लगा था। उसने बिना सोचे अपनी उंगली को मुंह में ले लिया। जैसे ही उसके अपने खून का स्वाद उसकी जुबान पर पड़ा, उसे एक अजीब सी राहत महसूस हुई। उसके शरीर का दर्द गायब हो गया और उसे अचानक बहुत ताकतवर महसूस होने लगा। नहीं, ये मैं क्या कर रहा हूं? अयांश आईने के सामने खड़ा हो गया। आईने में उसे अपना अक्स धुंधला दिखाई दे रहा था। उसकी आंखों के सफेद हिस्से में हल्की सी लालिमा उभर आई थी। तभी उसे कमरे के कोने में एक साया दिखाई दिया। वह माया थी, लेकिन वह डरावनी नहीं थी। वो वैसी ही दिख रही थी जैसी वह पहली मुलाकात में थी, खूबसूरत, शांत और सम्मोहक। देखा अयांश, तुम मुझसे दूर भाग रहे थे, लेकिन अंत में तुम मेरे ही पास आ गए। माया की आवाज उसके दिमाग के अंदर गूंजी। चले जाओ यहां से, तुम मर चुकी हो। अयांश चिल्लाया, मैं कभी नहीं मरती। मैं एक एहसास हूं, एक प्यास हूं, और अब मैं तुम हूं। माया की रूह अयांश के चारों तरफ लिपटने लगी। तुम्हें याद है समीर, उसने भी लड़ने की कोशिश की थी, लेकिन अंत में उसने अपने भाई का खून पिया था। क्या तुम भी लोकेश के साथ ऐसा ही करोगे? अयांश ने अपना सिर दीवारों पर दे मारा ताकि वह आवाज बंद हो जाए। वह पागलों की तरह घर से बाहर निकला और सड़क पर भागने लगा। रात के 2 बज रहे थे। दिल्ली की सड़कें सुनसान थी। अचानक उसने एक एक्सीडेंट देखा। एक बाइक सवार सड़क किनारे गिरा हुआ था और उसके सिर से खून बह रहा था। अयांश वहां रुक गया। उसकी आंखों में वो खून चमकने लगा। उसे उस घायल आदमी की मदद करनी चाहिए थी, लेकिन उसके अंदर की वह प्यास उसे कुछ और ही करने पर मजबूर कर रही थी। उसके नाखून अचानक लंबे होने लगे। नहीं, मैं इंसान हूं, मैं जानवर नहीं हूं। अयांश ने खुद को रोकने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर अपने आप उस घायल आदमी की तरफ बढ़ने लगे। तभी उसके फोन की घंटी बजी। लोकेश का फोन था। अयांश, तू कहाँ है भाई? शास्त्री जी का फोन आया था। उन्होंने कहा है कि एक रास्ता है जिससे तेरा ये श्राप खत्म हो सकता है, लेकिन उसके लिए हमें उस जगह जाना होगा जहां माया का जन्म हुआ था, उस पुरानी हवेली में जो शहर के बाहर है। अयांश ने फोन कान से हटा लिया। उसकी आंखों से खून के आंसू गिरने लगे। उसने उस घायल आदमी को छोड़ दिया और वापस अपनी कार की तरफ भागा। उसे पता था कि उसके पास वक्त बहुत कम है। अगर अगली पूर्णिमा तक उसने खुद को ठीक नहीं किया, तो वो अयांश नहीं, बल्कि माया का पुरुष रूप बन जाएगा। वो और लोकेश उस पुरानी हवेली की तरफ निकल पड़े। वह हवेली खंडहर हो चुकी थी और वहां जाने वाला रास्ता झाड़ियों से भरा था। जैसे जैसे वे करीब पहुंच रहे थे, अयांश की हथेली का निशान और भी ज्यादा गहरा काला होने लगा।
हवेली के गेट पर पहुंचते ही अयांश को महसूस हुआ कि जैसे हजारों रूहें उसे अंदर बुला रही हों। वहां की हवा में वही चमेली के फूलों और सड़न की मिलीजुली गंध थी। लोकेश, अगर अंदर मुझे कुछ हो जाए, अगर मैं खुद पर काबू न रख पाऊं, तो मुझे वही मार देना, अयांश ने एक पुराना खंजर लोकेश को थमाते हुए कहा। लोकेश की आंखों में आंसू थे। ऐसा नहीं होगा भाई, हम इसे खत्म करेंगे। जैसे ही उन्होंने हवेली के अंदर कदम रखा, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। सामने की सीढ़ियों पर एक पुरानी पेंटिंग टंगी थी। अयांश ने टॉर्च की रोशनी उस पर डाली। वो पेंटिंग 100 साल पुरानी थी, लेकिन उसमें जो जोड़ा खड़ा था, उनमें से लड़की माया थी और लड़का हुबहू अयांश जैसा दिख रहा था। पेंटिंग के नीचे लिखा था, अमर प्रेम, 1926 फीट। अयांश को समझ आया कि यह सब कोई इत्तेफाक नहीं था। यह एक सदियों पुराना चक्र था जो फिर से खुद को दोहरा रहा था। हवेली के अंदर की हवा भारी और दम घोंटने वाली थी। पेंटिंग में खुद का चेहरा देखकर अयांश के पैरों तले जमीन खिसक गई। 1926 यानी ठीक 100 साल पहले भी यह सब हुआ था। लोकेश ने कांपते हाथों से टॉर्च की रोशनी पेंटिंग के नीचे लिखी इबारत पर डाली। वहां नक्काशीदार अक्षरों में लिखा था, अनंत काल का बंधन जो खून से शुरू हुआ और खून पर ही खत्म होगा। अयांश, ये तो बिल्कुल तेरे जैसा दिख रहा है। लोकेश की आवाज डर से फटने लगी थी। अयांश ने उस पेंटिंग को छुआ। जैसे ही उसकी उंगलियां कैनवास से टकराईं, उसे एक जोरदार झटका लगा। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और उसे 100 साल पुराने दृश्य दिखाई देने लगे। उसने देखा कि वो खुद, यानी उसका हमशक्ल, इसी हवेली में एक आलीशान सोफे पर बैठा है और माया उसके सिर पर हाथ फेर रही है। वह तब चुड़ैल नहीं, बल्कि एक रियासत की राजकुमारी थी, लेकिन उसकी आंखों में वही भूख थी। अयांश, तुमने वादा किया था कि तुम मेरा साथ कभी नहीं छोड़ोगे। पेंटिंग से माया की असली आवाज गूंजी। अचानक हवेली के झूमर अपने आप हिलने लगे। मोमबत्तियां जल उठीं, लेकिन उनकी लौ नीली थी। अयांश का शरीर अब पूरी तरह ठंडा पड़ चुका था। उसकी आंखों की लालिमा अब साफ दिखाई दे रही थी। उसने लोकेश की तरफ देखा और इस बार उसकी नजरों में दोस्ती नहीं, बल्कि एक शिकारी की चमक थी। भागो लोकेश, यहां से भाग जाओ, अयांश चिल्लाया, अपने अंदर के उस दानव से लड़ते हुए जो उसे लोकेश पर हमला करने के लिए उकसा रहा था। नहीं भाई, मैं तुझे यहां अकेला नहीं छोड़ूंगा। लोकेश ने शास्त्री जी द्वारा दिया गया पवित्र जल अयांश पर छिड़का। जैसे ही पानी की बूंदें अयांश की त्वचा पर पड़ी, वहां से धुआं निकलने लगा। अयांश दर्द से तड़प उठा। ये काम नहीं करेगा लोकेश। वह मेरे अंदर घर कर चुकी है। वह चाहती है कि मैं वही करूं जो 100 साल पहले उसके प्रेमी ने किया था, खुद को उसे सौंप दूं। तभी हवेली के फर्श से काली परछाइयां ऊपर उठने लगी। वे रूहें थी जो इस हवेली की दीवारों में कैद थी। उन्होंने लोकेश को चारों तरफ से घेर लिया। लोकेश ने खंजर निकाला, लेकिन वह परछाइयों को नहीं काट पा रहा था। अयांश ने देखा कि कमरे के बीचों बीच एक पुरानी कब्रनुमा संदूक रखा था। उस पर माया का नाम खुदा हुआ था। उसे समझ आया कि माया की असली कब्र यही है। ऑफिस तो बस उसका शिकारगाह था। उस संदूक के ऊपर एक पुरानी चांदी की सुई रखी थी, जिस पर कुछ मंत्र लिखे थे। अयांश, उसे देखो, लोकेश चिल्लाया, क्योंकि एक काली परछाई ने उसका गला पकड़ लिया था। अयांश अपनी पूरी ताकत लगाकर उस संदूक की तरफ बढ़ा। उसकी हथेली का एम निशान अब जलने लगा था। उसे महसूस हो रहा था कि माया उसके दिमाग को सुन्न कर रही है। इसे मत छुओ अयांश। अगर तुम इसे छुओगे तो हमारा मिलन अधूरा रह जाएगा। माया की रूह अब अयांश के सामने प्रकट हो गई। वो आधी सुंदर और आधी सड़ी हुई दिख रही थी। अयांश ने उस चांदी की सुई को उठा लिया। हमारा मिलन कभी नहीं होगा माया। मैं अयांश हूं,
वो नहीं जो 100 साल पहले तुम्हारा शिकार बना था। अयांश ने वह सुई सीधे अपनी उस हथेली के बीचों बीच गाड़ दी जहां एम का निशान था। एक तेज रोशनी निकली और अयांश की चीख हवेली की दीवारों से टकराकर गूंजने लगी। उस सुई ने माया के उस अंश को अयांश के खून से खींचना शुरू कर दिया। माया जोर से चिल्लाई, नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। हवेली हिलने लगी, पत्थर गिरने लगे, लोकेश को छोड़कर परछाइयां गायब होने लगी। अयांश के हाथ से काला धुआं निकलकर उस सुई के जरिए वापस संदूक में जाने लगा। अयांश का शरीर बुरी तरह कांप रहा था। उसे लग रहा था कि उसका पूरा खून निचोड़ा जा रहा है। लोकेश, संदूक को बंद करो, हमेशा के लिए, अयांश ने अपनी आखिरी ताकत से कहा। लोकेश भागा और उसने उस भारी पत्थर के ढक्कन को संदूक पर रख दिया। जैसे ही ढक्कन बंद हुआ, हवेली में एक धमाका हुआ और सब कुछ शांत हो गया। रोशनी गायब हो गई और चारों तरफ सन्नाटा छा गया। अयांश फर्श पर पड़ा था। उसका हाथ खून से लथपथ था, लेकिन वह एम का निशान अब गायब हो चुका था। उसकी त्वचा में वापस गर्माहट लौटने लगी थी। लोकेश हाफते हुए उसके पास आया। खत्म, सब खत्म हो गया? लोकेश ने पूछा। अयांश ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उसकी आंखों का लालपन चला गया था। हां, शायद। वे दोनों किसी तरह हवेली से बाहर निकले। बाहर भोर हो रही थी, लेकिन जैसे ही अयांश ने हवेली के गेट से बाहर कदम रखा, उसे अपने कोट की जेब में कुछ भारी महसूस हुआ। उसने हाथ डाला तो वहां वही चांदी की सुई थी, लेकिन अब उसका रंग काला पड़ चुका था। उसने सुई को दूर फेंकने की कोशिश की, पर वो उसके हाथ से चिपक गई थी। अयांश, जल्दी चल, हमें शास्त्री जी के पास जाना है, लोकेश ने गाड़ी स्टार्ट करते हुए कहा। अयांश कार में बैठ गया। उसने खिड़की के शीशे में अपना चेहरा देखा। सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन जब उसने अपनी जीभ अपने होठों पर फेरी तो उसे अपने दांत थोड़े ज्यादा नुकीले महसूस हुए। उसने लोकेश की तरफ देखा जो मुस्कुरा रहा था, पर अयांश को अब लोकेश के मुस्कुराते चेहरे से ज्यादा उसकी गर्दन में दौड़ती हुई धड़कन साफ सुनाई दे रही थी। लवडब, लवडब, क्या हुआ अयांश? कुछ कहोगे नहीं? लोकेश ने पूछा। अयांश ने एक ठंडी मुस्कान दी। कुछ नहीं भाई, बस मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। उसकी आवाज में एक ऐसी खनक थी जो अयांश की नहीं थी। वो माया की भी नहीं थी। वो कुछ नया था, कुछ ज्यादा खतरनाक। कार की ठंडी खिड़की के बाहर सूरज की पहली किरणें दिल्ली की सड़कों को छू रही थी, लेकिन अयांश को वो रोशनी आंखों में चुभने लगी। लोकेश गाड़ी चला रहा था। वो खुश था कि उसका दोस्त बच गया। उसे क्या पता था कि उसके ठीक बगल में बैठा इंसान अब अयांश नहीं रहा। अयांश की इंद्रियां अब असाधारण रूप से तेज हो चुकी थी। उसे लोकेश के शरीर की गर्मी, उसकी रगों में दौड़ते खून की महक और उसके फेफड़ों की हर हलचल साफ महसूस हो रही थी। वह चांदी की सुई जिसे अयांश ने अपनी हथेली में गाड़ा था, उसने माया को खत्म नहीं किया था, बल्कि उसके और अयांश के अस्तित्व को हमेशा के लिए एक कर दिया था। शास्त्री जी खुश होंगे, लोकेश ने चहकते हुए कहा। उन्होंने कहा था कि अगर सूरज निकलने तक तू ठीक रहा तो समझो जंग जीत ली। अयांश ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने अपने नाखून देखे, वे थोड़े सफेद और सख्त हो गए थे। उसने महसूस किया कि उसका दिल अब बहुत धीरे धड़क रहा था, मानो वो रुकने ही वाला हो। पर उसे डर नहीं लग रहा था। उसे एक असीम ताकत का एहसास हो रहा था। जब वे मंदिर पहुंचे तो शास्त्री जी द्वार पर ही खड़े थे। जैसे ही अयांश कार से उतरा, शास्त्री जी के चेहरे का रंग उड़ गया। उन्होंने तुरंत अपने हाथ में पकड़ी माला घुमाना शुरू कर दिया। अंदर मत आना, शास्त्री जी चिल्लाए। अयांश, तूने क्या कर दिया? लोकेश हैरान रह गया। क्या हुआ शास्त्री जी? ये तो ठीक है। ये ठीक नहीं है लोकेश।
इसके शरीर में अब इंसान की रूह नहीं, बल्कि एक राजवंश की भूख है। इसने माया को मारा नहीं, उसे अपने अंदर आत्मसात कर लिया है। शास्त्री जी ने पवित्र भस्म अयांश की तरफ फेंकी। जैसे ही भस्म अयांश के चेहरे पर पड़ी, वह राख की तरह नहीं, बल्कि तेजाब की तरह जली। अयांश के गले से एक ऐसी गुर्राहट निकली जो किसी जानवर की थी। उसकी आंखें पूरी तरह काली हो गई। माया कमजोर थी। अयांश की आवाज अब गूंज रही थी, जैसे पत्थर आपस में टकरा रहे हों। वो प्यार की तलाश में थी, इसलिए वो मारी गई। लेकिन मुझे सिर्फ ताकत चाहिए। अयांश ने एक झटके में मंदिर की लोहे की जंजीरें तोड़ दी। लोकेश डर के मारे पीछे गिर पड़ा। अयांश, भाई, ये तू क्या कह रहा है? अयांश लोकेश के करीब आया और उसके कान में फुसफुसाया, शुक्रिया लोकेश, तूने मेरा साथ दिया, पर अब मुझे अपनी जवानी को अमर करना है। उसने लोकेश को छुआ नहीं, बस अपनी नजरों से उसे सम्मोहित कर दिया। लोकेश की आंखें खाली हो गई, वो एक कठपुतली बन गया। शास्त्री जी ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, लेकिन अयांश ने एक हाथ हवा में लहराया और शास्त्री जी का गला किसी अदृश्य शक्ति ने दबोच लिया। पुराना युग खत्म हुआ। शास्त्री जी, अब मेरा दौर शुरू होगा। अयांश ने शास्त्री जी को वहीं छोड़ दिया और लोकेश के साथ वापस अपनी कार में बैठ गया। वो वापस उसी ऑफिस की बिल्डिंग की तरफ जा रहा था। उसे पता था कि वहां अभी भी माया के वे गुलाम कर्मचारी मौजूद हैं। उन्हें अब एक नए मालिक की तलाश थी। अगले दिन दिल्ली के अखबारों में खबर छपी, सॉफ्टवेयर कंपनी के 50 कर्मचारी रहस्यमयी तरीके से लापता, मैनेजर अयांश राजपूत का भी सुराग नहीं। लेकिन हकीकत कुछ और थी। उसी ऑफिस के 14वें फ्लोर पर आधी रात के बाद एक महफिल जमती थी। वहां अब माया नहीं थी, बल्कि अयांश ऊंची कुर्सी पर बैठा था। उसकी त्वचा अब संगमरमर जैसी सफेद और बेदाग थी। उसके बगल में लोकेश खड़ा था, बिना किसी याददाश्त के, बस एक वफादार साए की तरह। अयांश ने खिड़की से नीचे सोती हुई दिल्ली को देखा। उसकी आंखों में एक ऐसी प्यास थी जिसे बुझाना नामुमकिन था। उसने अपने केबिन का दरवाजा खोला। वहां एक नई इंटर्न लड़की खड़ी थी, जो अपनी पहली ज्वाइनिंग रिपोर्ट लेकर आई थी। सर, मैं नेहा, मार्केटिंग डिपार्टमेंट से, उसने मुस्कुराकर कहा। अयांश ने उसकी तरफ देखा। उसकी मुस्कुराहट इतनी सम्मोहक थी कि नेहा सब कुछ भूल गई। अयांश धीरे से उसके पास गया और उसके बालों को सहलाया। स्वागत है नेहा, इस कंपनी में हम सिर्फ काम नहीं करते, हम एक दूसरे के खून से जुड़ जाते हैं, अयांश ने धीमी आवाज में कहा और अपने नुकीले दांतों को धीरे से बाहर निकाला। ऑफिस की लाइट्स अचानक बंद हो गई। सन्नाटे में बस एक हल्की सी सिसकी सुनाई दी और फिर सब शांत हो गया। माया का खेल खत्म हो चुका था, लेकिन अयांश का खूनी साम्राज्य अब शुरू हुआ था। वो सीधा साधा लड़का अब इतिहास बन चुका था। अब सिर्फ एक शिकारी बचा था, जो हर रात दिल्ली की गलियों में अपने नए शिकार की तलाश करता है। आकर्षण और असलियत में एक अंतर होता है, हर चमकती चीज सोना नहीं होती। अयांश उसकी खूबसूरती के जाल में फंस गया और उसने उन संकेतों को नजरअंदाज किया जो उसे शुरू से मिल रहे थे। अंधा विश्वास जानलेवा है। कॉर्पोरेट की चकाचौंध या किसी अजनबी पर हद से ज्यादा और बहुत जल्दी भरोसा करना आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती हो सकती है। बुराई का अंत नहीं होता, बस रूप बदलता है। कहानी दिखाती है कि कभी कभी बुराई को खत्म करने की कोशिश में इंसान खुद भी उसी का हिस्सा बन जाता है। लालच और ताकत की भूख इंसान को जानवर बना देती है। तो दोस्तों, आज की कहानी हमारी यहीं पर कंप्लीट होती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो या मत करो, वह आपकी मर्जी है। लेकिन कमेंट में जरूर बात कर जाना कहानी आपको कैसी लगी। अच्छी लगी तो अच्छी लिखना, बुरी लगी तो बुरी लिखना, और ये भी बताना कि ये कहानी आप कहां से सुन रहे हो। तो मिलते हैं अगली कहानी में आपसे। जब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए।